हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अधूरा भाग को पूरा करते हैं। उपन्यास जो कल हम लोग अगला एपिसोड में 13 भाग कंप्लीट करके 14 में घुसने वाले थे, प्रवेश करने वाले थे। तो आज हम लोग 14 भाग से शुरू करेंगे और देखते हैं कितनी भाग तक हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए बिना लेट के भी हम उपन्यास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, सुनना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए। मालती बाहर से तितली थी, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं थी। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन ना होगा। वह हंसती है इसीलिए कि उसके भी दाम मिलते हैं। उनका झांकना और चमकना इसीलिए नहीं कि वह चमकने को भी जीवन समझती है, या उसके निश्चित्व को अपने आंखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने लिए ही करे। नहीं, वह इसीलिए चाहती है और विनोद कहती है कि उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का सा हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जबान में मदद से लाखों को वारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रसोइयों की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना और उनके मुकाबलों को अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इन वर्ग में वे लोग प्रतिभावान होते हैं। जिस काम में कुछ मिलने की आशा हो वह उठा लेंगे और किसी न किसी तरह उन्हें निभा भी देगा। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हज़ार उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े कामों करके वह टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलते हैं और गवर्नरों की मेज में बैठ के चाय पीते हैं। मिस्टर कोल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनकी 3 लड़कियां थीं। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा शिखर पर पहुंचा दे। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल रखें कि इंग्लैंड की शिक्षा पाकर आदमी कुछ हो जाता है। शायद वहाँ की जलवायु बुद्धि में तेज कर देने वाली कोई शक्ति है, मगर उनकी यह कामना 1/3 से ज़्यादा पूरी ना हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिज गिरा और बेकाब कर गया। अब बड़ी मुसीबत से 2 आदमियों के सहारा उठते बैठते थे। जवान तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी, और जब जवान ही बंद हो गई तो आमदनी भी तो बंद हो गई। तो कुछ थी, जवान ही की कमाई थी, कुछ बचा कर रखने की भी उनकी आदत न थी। अहमियत आय थी और अनियमित खर्च था। इसीलिए इधर कई सालों से तंग हाल हो रहे हैं। सारा दायित्व मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपये का वो भोग विलास की ठाट बाट तो क्या निभाता। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर हो जाती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती। चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहे, लेकिन पिताजी को शराब कबाब में ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी तरह भी गला न छोड़ता था। कहीं से कुछ मिलता तो एक महाजन ने अपने बंगले पर नोट लिख दिया, 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उसका पुराना मित्र था, जिसके उसके बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे और मोरैयावत में मारे कुछ बोलना न था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुकरी करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था। आत्मसेविकों में जो निर्जलता आ जाता था, वह कोल के भी तकाजे हुआ करे, उन्हें परवाह न था। मालती उसके अवयव को झुझलाती रहती थी, लेकिन उनकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा में नारी जीवन का मुख्य हेतु मानती थी, उसे समझती रहती थी। इसीलिए गृह युद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई थी, हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसके दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी न पीने के कारण वहाँ धूप जल गई थी और भीतर की जीव निकल पड़ी थी। मालती ने पूछा, मालिक क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मछली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया रहता है सुअर, जब कहो तब 20 बहाने निकालते रहता है। सरोज बीए में पढ़ती थी, दुबली सी पतली, लंबी, पीली, रुखी, कट्टू। उसे किसी से कोई बात करना पसंद न आती थी, हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई ऐसा परिश्रम करे कि वह पहाड़ पर करे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। सबसे छोटी वरदा को सरोज
से इसीलिए दृश्य था कि सारा घर सरोज के हाथों हाथ लिए रहता था। वह चाहती थी कि जिस बीमारी में जितना स्वाद है वह उसे ही क्यों नहीं जाती। गोरी से गर्वशील, स्वस्थ, चंचल आंखों वाली बालिका थी। उसके मुख में प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार की सहानुभूति थी। सरोज के कथन व विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलता है। मरने की छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं रे? झूठी कहीं की, रोज भेजते हैं रोज। अभी तो आज ही भेजा था। कहो बुलाकर पूछवा दूं? पूछवाएगी? बुलाओ। मालती डरी, दोनों कूद जाएगी तो बैठना मुश्किल कर देगी। बात बदल कर बोली, अच्छा खैर होगा, आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण था सरोज। सूरज ने नाक सुखोड़ कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों के क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों को पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। हाँ, सब लड़कियां ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब सी आदमी मालूम होते हैं और अपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है। वास्तविकता जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेटी हुकू को खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया। लेटी हुकू ने इस विषय पर वह कुछ बोलने की साहस रखती थी। उसमें डॉक्टर का भाषण आदि अंत तक सुनाना चाहिए था। उन्होंने दिल पर लड़कियों को क्या समझा होगा। पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था? वह तो जैसे खाव पर नमक छिड़कते थे। फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से बैर तो नहीं। जिस बात पर हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए उनकी सी कहने वालों में से नहीं है। और फिर अभी तो कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पे चलना चाहती है वही सत्य है। बहुत संभव है आगे चल के अपनी धारणा बदलनी पड़े। अपने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाएं। और कहाँ, शीघ्र ही विमेंस लिंग के लोग भी मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कौतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती है ना, स्त्रियां और पुरुष के सामने अधिकार समान होनी चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वालों क्या कहते हैं यह भी तो सुनना चाहिए। संभव है हम ही गलती हो। यह लीन इस नगर की कई सांसद थी और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसे शरीफ है। मेहता के ने पहले भाषण ने महिलाओं की बड़ी हलचल मचा दी थी और लीन ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंदा सिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाला गया था। मालती कई दिन तक अपने पक्ष में समर्थन की युक्तियाँ और प्रमाण खोजती रही और फिर कई देवियों उनके भाषण लिख रही थी। उन दिन जब मेहता शाम को लीन के हॉल में पहुंचे तो जान पड़ता था हॉल भर जाएगा। उन्हें गर्व हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वह उत्साह केवल मुख पर और आंखों में न था। आज सभी देवियां सोने और रेशम की लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हो। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया गया था, और यह कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति के अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए फैशन साड़ी निकली थी। नए कट के जंपर बनवाए थे और रंग लोकन और फूलों की सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा हो। विमेंस लिंग में इतना समारोह और कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियां के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य की एक पहाड़ में भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सच में मिर्जा और खन्ना के संपादक जी भी विराजमान रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने से के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आ जाइए, आप भी तो खड़े कब तक रहिएगा? राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा तो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब उसके कंधे दबाएं। तल्लू नहीं, बैठे रहिए, मैं थक जाऊँगा, मैं आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊंगा। अच्छा मिस मालती, सभा नेत्री हुई, खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोती सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर गिना है। मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, जब तक कि इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान में अपना अधिकार समझती है, लेकिन आपके लिए महिला और पुरुषों के प्रति देवता और व्यवहार करते सुना है। उसे आप देवता कहें तो वह समझेंगे। आप उसे बना रही है। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास धन के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता है।
वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने में इसमें अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं, मैं कितनी बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूँ। मेहता आगे बढ़े। इसीलिए जब मैं देखती हूँ हमारी उन्नत विचारों वाली देवियाँ उस दया में श्रद्धा और त्याग के जीवन से संतुष्ट होकर संग्राम और कलह की हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही है और समझ रही है यही सुख और स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर स्वर्ग नेत्रों से देखा और मालती की गर्दन झुका ली। खूब केंद्र बोले, अब कहिए, मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सिकुड़ी। अब वो दिन लद गए जब देवियों ने इन चकमों में आ जाती थी। अपने अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी है, लक्ष्मी है, माता है। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रात देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म को करते देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम के पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा के पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी। खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विश्वास में स्त्री के पद को पुरुष के पद का श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा और हिंसा और संग्राम की कला का श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियाँ श्रेष्ठ और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह का दानव क्षेत्र में आना चाहती है तो उनसे समाज और कल्याण न होगा। इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानविक रीति का अधिक महत्व दिया। वह अपने भाई और स्वत्व छीन कर और उस रिक्त बहा कर समझने लगा। उसने बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रिक्त में सिंचा कर पाला, उसे बम और मशीन गन और शास्त्रों टैंकों की शिकार बनाकर वह अपनी विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उनके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपने आशीषों का कवच बनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है, तो आश्चर्य है कि पुरुष का विनाश को ही संसार का कल्याण की वस्तु समझा और उनकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खिलती और जलती और गुलजार बस्तियों का वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं पूछता हूँ, क्या आप इस दानव लीला के में सहयोग दे कर इस संग्राम क्षेत्र में उतर कर संसार की कल्याण करेगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए। आप अपने धर्म का पालन किए जाए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन ही नहीं उठती। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते हैं तो यथार्थ ही है। बिजली संपादक बिगड़े मगर कोई बात तो नहीं। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हें उटपटांग बातों का शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार की उन्नति है। संसार की उन्नति की है पुरुषोत्तर से, परमात्मा से, बुद्धि बल से तेज है। खुसेंद्र ने कहा, अच्छा सुनने दीजिए, यह अपनी ही काया गाएगा। मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में से नहीं जो समझते हैं स्त्री और पुरुष का समान शक्तियाँ हैं, समाज पर प्रवृत्तियाँ हैं और उसमें कोई भिन्नता नहीं है। इससे अहंकार असत्य और मैं कल्पना नहीं कर सकता वह असत्य है जो युग युगांतर से संचित अनुभव में उसे इस तरह से ढक लेना चाहता है जैसे बादल के गर्दन एक टुकड़ा में सूर्य ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में ना फंसे। स्त्री पुरुष में उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन का उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और स्त्रियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों में जोर मार रहा है, पर सफल ना हो सका। मैं कहता हूँ उनका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हॉल हिल उठा। राय साहब ने गदगद
होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो उनके दिल में है। ओमकारनाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी है, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कहीं जाती है तो नहीं हो जाती है। जो 1000 रुपये हर महीने फटकार कर विलास हो उठता है, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह जा सकती। यह केवल पुराने विचारों की नारियां और पुरुषों का प्रसन्न करने का ढंग है। खन्ना ने मालती की ओर देखा। यह क्यों फूली जा रही है? इसने तो शर्माना चाहिए। कुखेज ने खन्ना को उस्काया। अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना। नहीं, मेहता उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसिया कर बोले, मेरी ना कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़ियाँ फंसाकर छोड़ दी है। राय साहब ने खुशेंद्र के तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं। सच कहना, कितना चंदा दिया? खन्ना ने छेप आ गई। मैं ऐसे समाजों में चंदा नहीं दिया करता जो काला और ढोंग रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक सब पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूहों में मिलकर क्या किया? महात्माओं और धर्म प्रवर्तक ने संसार में रिक्त का नदियाँ बहाने और बेमन्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों के गर्दन काटने के सिवा और क्या? यादगार छोड़ी राजनीति की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडरों में रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना दिए हैं। उसके सिवा क्या समस्या हल कर दी है? पुरुषों की इस रची हुई सांस्कृतिक में शांति कहाँ है? सहयोग कहाँ है? ओमकारनाथ उठ के जाते हुए बिलासियों के मुंह के बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुखेस्र ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया। आप भी संपादक जी नीटे पोंगा ही रहें। आज की दुनिया है जिसके जी में जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए, हिस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार महते आएंगी और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। बिगाड़ने की कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। राय साहब ने उन्हें और चखाया। कुलका कर मुँह की साथियों की उनकी बात कर किसका जी ना चलेगा? ओमकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़िया की शिकार करते देखकर हंस या यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर सरोवर की आत्मदयी शांति को छोड़कर चिड़ियों को स्वीकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उन्हें बधाई देंगे? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उसके तेज चुंगल नहीं है, उसकी तेज आंखें नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त का प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सर्दियों लग जाएगी, फिर भी वह बाज ना बन पाएगी, इसमें संदेह नहीं। मगर बाज बने या ना बने, वह हंस ना बने रहेगा। वह हंस की मोती चूकता है। खुसैन ने टीका की, यह तो शायरों से भी दलीलें है। मादा बाज भी उसी के शिकार करती है जैसे नर बाज। ओमकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलोसफर बनते हैं इसी तर्क के बल पर? खन्ना ने दिल से गुबार निकाला। फिलोसफर नहीं, फिलोसफर की दुम है। फिलोसफर वह है जो ओमकार की बातें पूरी की, जो सत्य से जो भर भी ना टले। कन्या को समस्याएं पूर्ति नहीं सूझी। मैं सत्यवती नहीं जानता, मैं तो फिलोसफर उसे कहता हूँ जो फिलोसफर हो सच्चा। क्षेत्र ने दाद दी। फिलोसफर को अपने कितनी सच्ची तारीफ की है। वाह सुल्फाना! फिलोसफर वह है जो फिलोसफर हो, क्यों ना हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों की शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिसे पुरुष ने संसारों को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी लेंगे तो संसार मनोस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विधत्व से नहीं, सृष्टि और पालन में है।
क्या आप समझती हैं वोटों में मानव जाति का उद्धार होगा? यह दफ्तरों में और अदालतों में जवान और कलम चलाने से। इस नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारियों के लिए वह भी अधिकार छोड़ देना चाहती है जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन की अवध में जब्त किए बैठी थी, अब ना रहा गया। फुफुक कर उठी, हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर, और कई युवतियों का हक लगाई, वोट वोट। ओमकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर से कहा, नारी जाति ने विरोधियों को पकड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ ना कहना चाहोगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग के माया जाल है, मरीचिया है, कलंक है, धोखा है। उनके चक्कर में पड़कर आप ना इधर की होगी ना उधर की। कौन कहता है आपका क्षेत्र सुपूजित है और उसमें अपनी अभिव्यक्ति और अवसर नहीं मिलता? हम सभी लोग मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या ये वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है, जिसे कारखाने में मनुष्य और उनका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती है जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उनका रक्त निकाला जाता है? मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही उनके बगावत का यह स्पीटर पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उनका यह जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाइए, लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहती है कि उसका सदुपयोग करे और पुरुषों को उसका दुरुपयोग करने से रोके। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकारी सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हैं। उन अधिकारियों के सामने वोट कोई चीज़ नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहनें परिश्रम और आदर्श ले रही है। जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया, वह स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसीलिए वह कि अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं को आदर्श कभी विलास नहीं रहा, उन्होंने केवल सेवा की अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। परिश्रम में जो अच्छी चीज़ें हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता है, लेकिन आंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता के ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग के तत्व लालसा ने उसे उच्छलन बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और अमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब वहाँ की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नंग्यता का प्रदर्शन करते देखा हो तो मुझे उस पर दया आती है। उनकी लालसाओं में उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वह अपनी लालसा की भी रक्षा नहीं कर पाती। नारी से इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है? राय साहब ने तालियां बजाई। हाल तालियों से गूंज उठा जैसे पटाखों और लकड़ियां छूट रही हों। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इनका जवाब तो उनके पास ही होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने यही बात एक साथ कही है। तब तो आप भी मेहता का मुरीद हुए। जी नहीं, आप लोग किसी को मुरीद मत कहिए, मैं इनका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। इनके माने यह है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथों लिए। इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है। संपादक जी विचलन हो रहे हैं। वकील के काम अपने मुखी अल्लल में देखना चाहते थे, सत्य या असत्य का निराकर नहीं। तो यूँ कहिए कि हम औरतों में वकील है। मैं उन सभी को वकील का हूँ जो निर्बल है, निसहाय है, पीड़ित है। बड़े बेहाया हो यार, मेहता जी कह रहे थे। और यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों के ऊंचे शिखरों में खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर है, उसमें व्यवहारिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वतंत्र काम कीड़ा की तरंगों में साड़ों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती से मुंह डालकर अपने कुछ लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम से इनका षड्यंत्र सफल हो रहा है और देवियाँ तितलियाँ बन गई है। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ
वहीं हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारे शिक्षित वाहनों पर वह जादू बड़ी तेज से चढ़ रही है। वह गिरहनी का आदर्श त्याग और तितलियों का रंग पकड़ रही है। सरोज उत्तेजित होकर बोला, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र है तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र है। स्त्रियां अब विवाह को पेशा नहीं बननी चाहती। वह केवल प्रेम और के आधार पर ही विवाह करेगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह धोखा है, उत्तृप्त लालसा की रूप। उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है, वह प्रेम और व्यवहारिक जीवन से कम है, जो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में ही है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्यम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति और जीवन प्रांत संदेह में सदाचार को जोड़ रखता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों को भी बड़े बड़े असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अंधविश्वास है और आपके ऊपर पुरुष जीवन का नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप चाहे तो नौका को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती हैं और अपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी, आपके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हुआ। विनय विवादग्रस्त था और कोई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी, इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, यह सूचना दी गई थी कि अगले रविवार को इसी विषय में कोई देवियाँ अपने विचार प्रकट करेगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। मेरे मन की बात कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी। आप क्यों ना बधाई देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं, मगर यहाँ सारा उपदेश गरीब नारियों की ही सिर पे क्यों थोपा जाता है? यही कि सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने के भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसीलिए कि वह बात समझती है। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उनका मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, यह विचार मुझसे तो कई 100 साल पिछले हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं? तो कृपया करके अपने ताज़े विचार बदलिए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, उसका कोई ताज़ा नुस्खा अपने पास है? खन्ना खिसिया गया। बात यही मालती को खुश करने के लिए और वह तिनक उठी। बोली, यह नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने बतला दिया कि आपको ख्याल में वह 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो सकती ही नहीं। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती है और हमेशा उठती रहेगी। मिसेस खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उसके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपको क्या राय है? मिसेस खन्ना की आंखें झुकाकर कहा, बहुत अच्छा, मगर आप तो अविवाहित हैं। सभी नारियाँ देवियाँ हैं, श्रेष्ठ है, कर्णधार है, विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी। अब नारियाँ क्या है और विवाह आपको करना पड़े क्योंकि आप विवाह के मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कर चुके हैं। मेहता हंसे। उसी के लिए ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती ने जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि कुछ दिनों में आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखे। वही स्वार्थी पुरुष की बात आपने पुरुष करते हुए सीख लिया है, यही सोचकर किससे सीखूं? मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने खा कर मारा। नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य को आप ही से सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझे से सीखिए। पहली बात तो यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और आप सारी जिम्मेदारी उस पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उस पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी से सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज तो यह विद्रोह है, उसका कारण पुरुष का इन गुणों का में से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न की आंखें में देखा।
आपको मेरी तकदीर आप पसंद आई? तकदीर तो खैर जैसे थी वैसी है, मगर कामयाब खूब रही। अपने पैरों में शीशे से उतार लीजिए, अपनी तकदीर सहारिए कि जिसने आज तक किसी के मुंह नहीं लगाया वह अपना कलमा उठा रही है। मिसेस खन्ना दबी जबान से बोले, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, जैसे मेरे जैसे किताबों की कीड़े कौन औरत पसंद करेगी देवी जी, मैं तो पक्का आदर्शवाद हूँ। मिसेस खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा ने बाहर निकल गए। मेहता ने बीच मंच पर अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाने चाहता थे कि मालती ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज वहीं खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर बोला, नहीं मुझे क्षमा कीजिए, वह सरोज मेरी जान खा जाएगी, मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ जो वह मुंह भी खोले। अच्छा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। नहीं जी, यह ना होगा, मेरी कार सरोज लेकर चली है, आप मुझे पहुंचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता के कार पर बैठे कार चली। एक ही क्षण में मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब आपकी बीवी को मारता है। तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई है। जो आदमी इतना निर्दय हो उसे मैं आदमी समझता नहीं। इस पर आप नारी जाति में इतना हितैषी बनते हैं, तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्दीतन होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, यह आप भूल जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी भी बदमाश क्यों ना हो। हाँ कितनी भी हो, तो आप एक नई किस्म की आदमी हैं। अगर मर्द बदतमीजाज हैं तो फिर तुम्हारी राय में उस मर्द को हंडरों और बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितना समाजशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज यह बात स्वीकार की है। जो औरत की समाजशीलता का यह पुरस्कार है। मैं समझता हूँ कि तुम खन्ना के मुंह लगाकर और उसे भी सह देती हो। तुम्हारा वह जितना आदर करता है, तुमसे वह जितनी भक्ति है, उसके बल पे तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं को अपराध और शरीफ हो जाती है। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उसकी भोली भाली शांत मूर्ता को देखकर समझ लिया यह देवी है। मैं इतना ऊंचा स्थान नहीं दे चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने के जितना प्रयत्न किया, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए, यह बयान करूँ वह आप दंग रह जाएंगे और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरतें भी यही व्यवहार करना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे जो इतना दृश्य है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उनसे पूछिए, मुझसे किसी के दिल का हाल क्या मालूम। उसके बिना पूछे ही अनुमान किया जा सकता है कि वह यह है। अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे ना मार सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूँगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपनी स्त्री के बीच भी लाना चाहूँ तो मैं पत्नी का अधिकार भी वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। वह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने पलौने पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और ना पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह करता, मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर से पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों से खन्ना और विनोदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसे अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपने जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अंधविश्वास भरे स्वर में कहा, आप यह दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती? क्या आप दुनिया की सारी बेवकूफ़ समझती हैं जो बात अभी समझ रहे हैं? अगर वह आप मिसेस खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया के दूसरों को बदनाम करने का मज़ा आता है, यह उसका स्वभाव है। मैं उनका स्वभाव कैसे बदल दूं? लेकिन यह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी
बेमुँह औरत नहीं हूँ कि खन्ना को अपने पास आते देखकर दुत्कार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई उसका कुछ और अर्थ निकालता तो वह मालती का गला भर गया और उससे मुंह फेरकर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी। मुझे उसका दुख है। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। फिर कदाचित उसने अपनी दुर्बलता और खेद हुआ। वह प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में से हैं जो किसी स्त्री और पुरुष के साथ देखकर उंगली उठाए नहीं रह सकते तो शौक से उठाइए। मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरने के नीचे आंखें बिछाएं, आपको इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे। आप अगर उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य ही हैं। आपके विरोध आप कितने ही तर्क और प्रमाण ला कर रख सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ, उपेक्षा तो दूर नहीं, ठुकराने की बात ही नहीं। आप उस नारी के चरण धो धोकर पिएंगे और बहुत दिन गुजरने से पहले ही आपकी हृदय सड़ी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम ना लीजिएगा। मेहता का इस ज्वाला ने मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना से आपके साथ ना देखूं। मैं मानवता का हृदय नहीं कर सकता। वह आएंगे तो मैं उन्हें दुत्कारूंगी नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी को निजी मामलों में दखल देना उचित नहीं समझती, ना मुझे उसका अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती ने बंगला आकर कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह भूल गई कि उसने मेहता का भोजन का दावत दी थी। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी। गोविंदी से पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया है वह बहुत गहरा, बड़ा चौड़ा और बड़ी मर्मभेदी है। तो दोस्तों, यह भाग यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट भाग हम आप लोगों को अगली एपिसोड में देंगे। यहीं पर इस उपन्यास का अंत करते हैं। अंत नहीं, इस उपन्यास का इस भाग का अंत करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। गोदान उपन्यास को कंटिन्यू रखेंगे और लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए अगले भाग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह उपन्यास आप लोगों को कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली भाग में।